नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम द हिंदू के दो आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। जो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल दिया है उसका नाम है जीएसटी रिफॉर्म्स नीड अ न्यू ग्रांड बार्गेन। तो देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है। इस आर्टिकल में वैसे तो बात की जा रही है जीएसटी कंपनसेशन को लेके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की आज हालत काफ़ी ख़राब है, जिससे कारण सेंटर जीएसटी कंपनसेशन को स्टेट्स को देने में असमर्थ है। इस आर्टिकल को हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से, जैसे कुछ नए पॉइंट्स को निकाला जा सकता है इनमें से। जैसे करते हैं, जब 2017 में जीएसटी को लॉन्च किया गया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत सी चीज़ों को सेंटर और स्टेट्स गवर्नमेंट्स को छोड़ा गया था। जैसे कि 2017 से पहले स्टेट्स का राइट हुआ करता था जीएसटी को फिक्स करने में, उसे कलेक्ट करने में, लेकिन 2017 के बाद जब सेंटर द्वारा यह राइट ले लिया गया, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जीएसटी टैक्स को फिक्स किया जाता है और जीएसटी के बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक्साइज और सर्विस टैक्स को हटा दिया था। जीएसटी जब लाया गया तो उसकी नींव यह रखी गई कि इस टैक्स को सभी स्टेट्स के ऊपर लगाया जाएगा और जो अलग अलग टैक्सेस थे उनको रिमूव करके यह एक टैक्स लाया गया था। स्टेट द्वारा यह जीएसटी कलेक्ट करने से आज स्टेट्स के रेवेन्यू में बड़ी मात्रा में लॉस हो रहा है जीएसटी रेट्स की वजह से। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस जीएसटी प्रपोजल में जब 2017 से आने वाले अगले 5 साल तक अगर स्टेट्स के रेवेन्यू में कमी आएगी तो उस कमी को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंप्लीटेड किया जाएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस के अंडर। और जो यह जीएसटी कंपनसेशन सेस 14% पर दिया जाएगा स्टेट्स को टैक्स की ग्रोथ पर। हुआ क्या कि आज स्टेट्स को पैंडेमिक से लड़ने के लिए ज़रूरत है फंड की, इन कंपनसेशन की, जिससे वे compete कर सकें इस महामारी को, लेकिन सेंटर द्वारा ना तो सेस देने में सक्षम हो पा रही है और ना ही स्टेट्स को टैक्सेस में ग्रोथ रेट्स आ पा रही है। सिर्फ यही कारण नहीं जिससे आज सेंटर और स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम है, दूसरा रीज़न है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे भारत में कुछ 10 साल पहले लगभग लगाया गया था सभी स्टेट पर, जो जीएसटी की तरह सेम फॉर्म का था। उससे भी स्टेट्स के रेवेन्यू गैप्स को फिल के लिए क्रिएट किया गया था, लेकिन जिसे धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया, जिससे शायद इन स्टेट्स को कुछ हेल्प दी नहीं जा सकती। आज भारत की इकॉनमी कोविड की महामारी और पूरा भारत बंद होने से, जिससे सारे काम काज बंद है, जिस कारण स्टेट द्वारा टैक्स को कलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और साथ में स्टेट्स के सिटीजन्स को सेफ्टी देने के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ता ही जा रहा है। इस समय गवर्नमेंट को कुछ फंड अलोकेटेड करने चाहिए स्टेट्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा इस पैंडेमिक और इकोनॉमी में रिसेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस गॉड ऑफ एक्ट को कह के अंडरलाइन किया है इसे, जिससे ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है इसे नेचुरली नेचर से हो रही है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में आय गैप्स को फिल करने के लिए 14% जीएसटी कंपनसेशन देने में असमर्थ है। और स्टेट्स को यह कहा जा रहा है कि स्टेट्स को अपने रेवेन्यू में आई कमी को खुद से पूरा करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऐसा करना शायद जिसे स्टेट्स में आज कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए जिससे स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस लाया जा सके इस महामारी से लड़ने में। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं फंड्स के लिए। जैसे कि सेंटर को इशू करना चाहिए सॉवरन बॉन्ड्स को और लोन्स देना चाहिए पब्लिक सेक्टर्स को आरबीआई से लेके। सेंटर को कम से कम रेट पर बोरोइंग करनी चाहिए मार्केट से, सेंटर को पब्लिक सेक्टर्स को बोरोइंग कराना चाहिए। और अंत में बोला गया है कि इस इकोनॉमी को डाउनफॉल से लड़ने के लिए गवर्नमेंट को फिस्कल पुश देना चाहिए, जिससे जॉब्स को क्रिएट किया जा सकेगा। ये सब चीज़ें सेंटर के अंडर में आती हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर विचारधारा करनी चाहिए। और सेंटर द्वारा अभी जिम्मेदारियों से भागना इस पैंडेमिक की महामारी में, जिससे शायद सेंटर और स्टेट्स के बीच में ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट में पहले से ही है। ऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना होनी चाहिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और जो डिसीजन लिए गए हैं उनका असर आने वाले फ्यूचर में दिखाई देता है। आज 3 साल कंप्लीट हुए हैं जीएसटी के प्रपोजल को लाए, और इन 3 साल में जीएसटी कंपनसेशन में आज कुछ बदलाव किए गए। इससे जीएसटी कंपनसेशन के मैकेनिज्म में रेट स्लैब्स में चेंज करना लगातार, और बहुत से गुड्स को sin टैक्स कैटेगरी में डालना, जिनसे लिया गया रेवेन्यू को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर तक नहीं किया जाता। अभी आज कोई बीच का रास्ता होना चाहिए स्टेट और सेंट्रल के गवर्नमेंट के बीच में, और जिसके लिए उन्होंने ग्रैंड बार्गेन 2.0
को लॉन्च करना चाहिए सॉवरन और सब सॉवरन एंटाइटीज़ के बीच में, जिसमें जीएसटी को रिवाइज किया जाएगा। जीएसटी एक कंजप्शन टैक्स है जिसमें ऑल गुड्स और सर्विसेज को डाला जाए, कुछ को इस कैटेगरी में ना डाला जाए, फूड और मेडिसिन्स को, और इसे 12% के रेट पर फिक्स्ड कर दिया जाए आने वाले 5 साल के पीरियड के लिए, जिससे कुछ राहत मिलेगी इन स्टेट्स को। तो अब दूसरी कंट्रीज़ के जीएसटी टैक्स को देखते हैं कि उनकी पकड़ कैसी रही इन टैक्सेस में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया का, जिसका जीएसटी रेट पिछले 2 डेकेड्स में 10% पर सेम रहा, और इंडिया द्वारा 12% रेट पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट पर ही एक ही सेम लगाया गया, और स्टेट द्वारा नॉन वैल्यू एडेड टैक्स में आने वाली स्मॉल लिस्ट में सिन गुड्स जैसे शराब, तंबाकू और पॉल्यूटिंग गुड्स, स्पोर्ट्स व्हीकल इंडस्ट्री के लिए फ्यूल जनरेट करने वाले डीजल, टरबाइन फ्यूल, कॉयल पर टैक्सेस लगा दिए गए हैं। जीएसटी एक लॉन्ग स्ट्रक्चर रिफॉर्म है जिसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए उनके कंजप्शन पैटर्न्स में, प्रोडक्शंस में, उनकी लोकेशंस को लेके, इसलिए लो और लॉन्ग टर्म पर चलने वाले रेट्स को फिक्स किया जाता है। इस जीएसटी कंपनसेशन को रीइंबर्समेंट इंसेंटिव माना जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ हेल्प के लिए अलॉट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को। न्यू ग्रांट बार्गेन को लाया जा रहा है जिससे उन लोकल बॉडीज़ की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनकी इम्पोर्टेंस को। 73 एंड 74 अमेंडमेंट को आज 28 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद भी लोकल गवर्नमेंट लोकल एरियाज़ में ग्राम पंचायत को लेकर लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इनको कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता कि उन्हें फंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए उन पिछड़े एरियाज़ में। होता क्या है कि सेंटर से जीएसटी कंपनसेशन और स्टेट फंड्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इन लोकल बॉडीज़ को, और जिससे वह किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं कर पाते अपने लोकल एरिया से। इन लोकल बॉडीज़ पर ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है गवर्नमेंट सर्विसेज को देने में, जिसके कारण अर्बनाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की अप्रोच नहीं देखने के लिए मिलती उन लोकल बॉडीज़ में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के बीच में कोई तालमेल नहीं हो पाता, ना तो जैसे कि सेंटर का ना स्टेट से, ना स्टेट का लोकल बॉडीज़ से, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा ना तो पावर शेयर की जाती है और पावर को कम से कम स्केल पर शेयर होती है, और ना ही फंड दिया जाता है जिससे वे डेवलप कर सकें उन बैकवर्ड एरियाज़ को। 12% जीएसटी में से 10% तक सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और 2% उन लोकल बॉडीज़ के साथ शेयर करना चाहिए जिससे उन्हें कुछ रेवेन्यू मिल सके। पंचायत, डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ को फंड वैसे तो स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा दिया जाता है, जीएसटी टैक्स को पेड हर एक सिटीजन द्वारा पे करने के लिए एक लिंक बनता है गवर्नमेंट और गवर्न के बीच में, जिससे गवर्नमेंट को अच्छी क्वालिटीज़ वाले मेजर इम्प्लीमेंट करने चाहिए सिटीजन्स के हित के लिए। और टैक्स बांटने के साथ साथ इन सभी गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भूला जा रहा है। अंत में कुछ और चेंजेस में कहा जाता है कि जीएसटी के इंटरेस्ट पर रिफॉर्म करना चाहिए और ई वे बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके, और यह बिल मैकेनिज़्म बनेगा जीएसटी के लिए, क्योंकि आज जो करंट सिस्टम है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग और बर्डन वाला है। और जीरो रेट एक्सपोर्ट्स भी लाना चाहिए। जीएसटी एक क्रूशियल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जिससे फ्यूचर में आने वाली मनी की नीड को एड्रेस किया जा सके। जैसा कि आज हुआ इस महामारी में, आज पैसे की ज़रूरत है लेकिन आज कोई भी फंड एलोकेटेड नहीं किया जा रहा है सेंटर द्वारा, और रिफॉर्म्स किए जाएँ जिससे इकॉनमी पर फोकस दिया जाए और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अप्रोच को बनाया जा सके। तो अभी हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया, तो चलते हैं हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है द एनवायरनमेंट इज़ अ नेशनल इशू। इस आर्टिकल में एनवायरनमेंट इश्यूज़ पर फोकस किया जा रहा है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे सेक्टर्स में चेंजेस किए गए, जैसे रेलवे सेक्टर्स में प्राइवेट एंटरप्राइजेस को लाना, और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की ड्राफ्ट में चेंजेस किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिससे अब प्राइवेट ऑनर्स को अब क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसा सेंटर द्वारा सिर्फ इकॉनमी को रिसेशन से निकालने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इन सब से डायरेक्ट डेंजर इम्पैक्ट आएगा इन्वायरमेंट पर। इस आर्टिकल द्वारा कहा यह जाता है कि जो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं उन्हें हमेशा पॉलिटिकल विल के अनुसार नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनका एजेंडा नेशनल इश्यूज़ होना चाहिए, और गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए स्टेप्स के फैक्ट के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए। पॉलिटिकली अपनी सरकार बनाने के लिए गवर्नमेंट
को इन्वायरमेंट इश्यूज़ पर अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए, जिससे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में लाई गई नोटिफिकेशंस में चेंजेस से अभी किया गया। जैसे आज भारत इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस की इंडेक्स रिपोर्ट में 101 कंट्रीज़ में 180 कंट्रीज़ में से 177 रैंक पर था। जून 2020 में इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा 168। इस इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को यूएस की 2 यूनिवर्सिटीज़ द्वारा तथा वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम और यूरोपियन कमीशंस के द्वारा डेवलप किया गया। इसमें पहले कुछ सालों की इंडिया की रैंक 2006 में 118 पर रही, 2010 में 123 पर रही, 2014 में 155 पर रही और 2018 में 177 पर और 2020 में 168 पर। तो कह सकते हैं कि भारत ने इन्वायरमेंट के इश्यूज़ पर कम ही ध्यान दिया है। और 2008 में इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स से माना यह जाता है कि कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज़ किया जा सकता है सिर्फ इन्वायरमेंट ज़्यादा ध्यान देकर। डेवलपमेंट के लिए कंट्री की फ़र्स्ट प्रायोरिटी पहले होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को सिक्योर किया जाए। कंट्रीज़ के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होने चाहिए इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, ना कि किसी इंटरनेशनल इंडेक्स के लिए प्रायोरिटी हो उनकी। कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए हैं कि पास्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट और करंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने कैसे काम किया इन्वायरमेंट्स के लिए। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अभी कैपिटलाइजेशन बनाया जा रहा है। अब हर एक सेक्टर को जैसे न्यू पॉलिसीज़, न्यू नोटिफिकेशन से और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर दिया जा रहा है, जिससे काफ़ी डेंजरस इफ़ेक्ट होगा इन्वायरमेंट पर। लेकिन अगर देखें कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर तो इन्वायरमेंट को डेंजर इफ़ेक्ट ना करने की अप्रोच रहती थी, जिसके लिए एक इम्पोर्टेंट ग्रुप बनाया गया उनके थ्रू मिनिस्टर कमिटीज़ का, जिसे सेटअप किया गया था ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए, जिससे उन प्लान्स पर ध्यान दिया जाए कि इससे कितना इफ़ेक्ट होगा इन्वायरमेंट को। और स्पेशल मॉनिटरिंग सेल भी बनाए गए कैबिनेट सेक्रेटरी में। गवर्नमेंट में इन सब में कमिटीज़ और मॉनिटरिंग सेल्स होने के बावजूद भी गवर्नमेंट को अभी भी क्यों चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए, जबकि हर एक गवर्नमेंट द्वारा इन कमिटीज़ ग्रुप्स को चलाने के लिए फ़ंड तक एलोकेटेड किए जाते हैं। आज हम जो विंटर स्मोक, जिससे फैक्ट्री की प्रोडक्शन से होने वाला स्मोक जो देश की इन्वायरमेंट को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है और डायरेक्ट पॉल्यूशन जिससे बढ़ ही रहा है, जिसके लिए जो ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वो पूरी तरह कैपेबल नहीं है इन सब को रोकने में। जो विंटर पॉल्यूशन काफ़ी सालों से पास से बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए नॉर्थ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोचेस में डिफरेंसेस रहता है उसे कम करने में। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आज इन्वायरमेंट लॉस में भी हैं, जो सिर्फ इंडस्ट्री से होने वाले इश्यूज़ को एड्रेस करती हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के लिए कई लॉ बना दिए गए कि इंडस्ट्रीज सेटअप के साथ साथ इन लॉज का भी पालन होगा, लेकिन ये लॉज उन एग्रीकल्चर से होने वाले पॉल्यूशन के अगेंस्ट में काम ही नहीं कर पाते। जैसे स्टबल बर्निंग से हुए पॉल्यूशन के लिए कोई लॉ नहीं है, व्हीकल से निकलने वाले पॉल्यूशन के लिए कोई लॉ नहीं है, ये इन्वायरमेंट लॉ काम ही नहीं कर पाते। और हाउस होल्ड से प्रोड्यूस होने वाले पॉल्यूशन के लिए भी कोई लॉ नहीं है। बिग कंट्रीज से ज़्यादा इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड किया जाता है। गवर्नमेंट को इन सब के लिए कुछ एसेंशियल सख्त कदम लेने चाहिए, जिससे सेव किया जा सके इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट का मिसयूज़ होने से, फॉरेस्ट को काटने से, इंडस्ट्री सेटअप करने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आदिवासीज़ को फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया, जिससे फॉरेस्ट और उन कम्युनिटीज़ के राइट को प्रिजर्व किया जाए, लेकिन जिसे एनडीए गवर्नमेंट के सेंट्रल में आते ही उस पर स्टॉप लगा दिया गया। फॉरेस्ट पहले एक स्टेट की लिस्ट में आता था, लेकिन इसे 42 अमेंडमेंट एक्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, जिसके कारण आज स्टेट गवर्नमेंट फुली तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती और ना ही परफॉर्म कर सकती। कंट्री के हर एक गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी कम से कम फॉरेस्ट को काटा जाए, लेकिन आज इकॉनमी में ग्रोथ के लिए फॉरेस्ट को काट कर माइनिंग सेक्टर्स और इंडस्ट्री सेक्टर को सेटअप किया जा रहा है, जो एक मेजर रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। लेकिन दूसरा एक और रीज़न है जो ह्यूमन बींग्स की तरफ से किया जा रहा है। जूम साइकिल करने के लिए उससे पहले किसी एक लैंड को खेती करके उस लैंड को फिर काट कर जलाकर पहले छोड़ दिया जाता था 17 से 20 साल तक, जिससे उसके बाद उस फॉरेस्ट को रीजनरेट किया जाता था उस लैंड पर। लेकिन अब 17 से 20 साल तक का वेट नहीं किया जाता, बल्कि 2 से 3 साल तक में ही दोबारा उस पर खेती की जाती है, जिससे फॉरेस्ट को दोबारा रीजनरेट नहीं किया जा पा रहा है और फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होता ही जा रहा है।
इन सभी से आज डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज टिम्बर का यूज़ भी एक बड़ी मात्रा में हाउस होल्ड पर्पज़ से और इंडस्ट्री पर्पज़ से आज बढ़ गया है। फॉरेस्ट को काटकर माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए तो लॉ बना दिए गए, लेकिन इन अदर्स रीजंस पर गवर्नमेंट द्वारा ध्यान ही नहीं दिया जाता। आज गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट पर पड़ रहे इफेक्ट को कम करने और पॉवर्टी को हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, जिससे एक इंटेलिजेंट तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके प्रॉब्लम्स की और लॉ के साथ इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जा सके। इन इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को हमेशा गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं काम करना चाहिए, बल्कि एक कंट्री के नेशनल इश्यूज़ की तरह कंसर्न करने चाहिए, जिससे उस कंट्री के हर एक सिटीज़न का पार्टिसिपेशन हो, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन दिखे, जिसमें बिना किसी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए काम किया जाए। गंगा को निर्मल तभी किया जा सकता है जब उसमें 0% तक गंदे पानी को डिस्चार्ज किया जाएगा, और अविरल गंगा को अचीव तभी किया जा सकता है जब उस पानी को एक ढंग से इस्तेमाल में लाया जाएगा कि कितना पानी एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल होगा और कितना पानी क्वांटिटी में सिटीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा, और दूसरी साइड कितने पानी को प्रिजर्व किया जा सकेगा रिवर्स में इन्वायरमेंट के लिए। सो आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।